This method is recommended by Indian standards and is the most accurate method. This method is recommended by Indian standards and is the most accurate method. Full stop. अब लिखो ऐसे प्रोसीजर, एक हेडिंग डालो प्रोसीजर. देखो an empty container is taken, an empty container is taken whose weight is W1. An empty container is taken whose weight is W1. नेक्स्ट लाइन से लिखो, लिखो मॉइस्ट सॉइल. मॉइस्ट मतलब जिसमें मॉइस्चर है, और जिसमें मॉइस्चर है उसी का वाटर कंटेंट हम निकालेंगे. लिखो मॉइस्ट सॉइल इज प्लेस्ड ऑन दिस कंटेनर moist soil is placed on this container and the combined weight is taken as W2 and combined weight is taken as W2. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, लिखो now the container with sample is placed. Now the container with sample is placed in oven and the sample is heated for 24 hours and the sample is heated for 24 hours. नोट करके लिखिए फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल्स. ये टेम्परेचर रेंज पूछा जाता है एग्जाम में. इनऑर्गेनिक मतलब ग्रेवल, सैंड, क्ले, अगर ये सॉइल है. फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल्स द टेम्परेचर रेंज इन ओवन. फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल्स the temperature range in oven is from, ये लिखिए 105 to 110 degree Celsius, is from 105 to 110 degree Celsius. Whereas for organic soils, बच्चों ऑर्गेनिक वीक होती हैं, वो बहुत कम टेम्परेचर पे ही ब्रेक हो जाती हैं, तो इसलिए टेम्परेचर कम रहता है. Whereas for organic soils the temperature is 60 degrees Celsius. The temperature is 60 degrees Celsius. नेक्स्ट लाइन से लिखिए आफ्टर ओवन ड्राइंग. जब आप ओवन में ड्राई कर दोगे सैंपल को, आफ्टर ओवन ड्राइंग द कंटेनर इज टेकन आउट. आप कंटेनर को बाहर निकालोगे. आफ्टर ओवन ड्राइंग the container is taken out and is weighed, WEIGHED, and is weighed again. अब आप दोबारा उसका वेट निकालोगे. and is weighed again, full stop. इसी में लिखिए let this weight be W3. let this weight be W3. तो 3 वेट हमारे पास आए हैं. एक हेडिंग डालिए इसमें कैलकुलेशन. फर्स्ट लिखिए W1, इट इज द वेट ऑफ द एम्प्टी कंटेनर. फिर W2, वेट ऑफ द कंटेनर with moist soil. मतलब इसमें W1 है और सॉइल का वेट है, मतलब वेट ऑफ वाटर है और वेट ऑफ सॉलिड्स है. फिर बच्चे
बच्चे एयर का वेट इज 0, एयर का वेट होगा तो हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, एयर वेटलेस है ना। अगर यहाँ रूम में एयर है, अगर एयर का वेट होता दब के ही मर जाते, ही लाइफ ही पॉसिबल नहीं थी। सो दिस इज वेट ऑफ द कंटेनर, W3 इज वेट ऑफ द कंटेनर विद ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल में हमने पढ़ा है सॉलिड्स और एयर होते हैं, एयर का वेट नहीं है, तो अब सॉइल में सिर्फ सॉलिड्स का वेट रहेगा। सो W वेट ऑफ वाटर, अभी हमने समझा ये W2 माइनस W3 होगा, W1 से W1, WS से W, सिर्फ वेट ऑफ वाटर रह गया जब आप W2 में से W3 घटाओगे, और W3 में से W1, W3 में कंटेनर का वेट है और सॉलिड्स का वेट है, तो W3 में से कंटेनर का वेट हटा दो, सिर्फ सॉलिड्स का वेट रह जाएगा। तो ये वाटर कंटेंट का फॉर्मूला आ गया। स्टैंडर्ड सिंबल है W2 W3, ये एग्जाम में ऐसे आते हैं कि अच्छा है W1 W2 W3 हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म वो हैं, नोटेशंस हैं, तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला बताओ। इस मेथड से क्वेश्चंस कम मतलब न्यूमेरिकल तो नहीं बनते हैं। थ्योरी में ये पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए टेम्परेचर रेंज क्या है, दूसरा ये फॉर्मूला पूछ लेते हैं। अब जो सेकंड मेथड है पिक्नोमीटर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उसका एक फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे जिसमें वो स्कूल का आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो आपने पढ़ा था वो यूज़ होगा। उसके बाद जो दो मेथड रह जाएंगे, सैंड बाथ और कैल्शियम कार्बाइड, ये बहुत सिंपल मेथड है, लिखिए हेडिंग डालिए। इसमें कोई डाउट है बच्चों किसी को, है ना, काफ़ी सिंपल है वैसे ही। सेकेंड मेथड लिखिए बाई पिक्नोमीटर। बाय पिक्नोमीटर। सबसे पहली बात ये आती है कि पिक्नोमीटर होता क्या है बच्चों। पिक्नोमीटर एक ग्लास बॉटल है जिसका टॉप कॉनिकल शेप का होता है। इस ग्लास बॉटल की कैपेसिटी 900 ml होती है। तो मान लीजिए आपको क्विकली पता करना है वाटर कंटेंट, ठीक है, आपके पास लेबोरेटरी नहीं है, आपको क्विकली वाटर कंटेंट पता करना है, तो ये मेथड फिर सही रहता है, बट ये उतना एक्यूरेट नहीं है जितना ओवन ड्राइंग मेथड एक्यूरेट है। इस मेथड को अप्लाई करने की एक कंडीशन ये है कि जिस सॉइल का आपको वाटर कंटेंट निकालना है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स आपको पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए वो अभी आप देखोगे कैलकुलेशन में। अगर हमें जी नहीं पता होगा तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। लिखिए इसमें, लिखो पिक्नोमीटर इज अ कॉनिकल ग्लास बॉटल। पिक्नोमीटर इज ए conical glass bottle whose capacity is 900 ml, whose capacity is 900 ml, full stop. देखो this method is quick, ये quick है method, this method is quick, full stop. लिखो टू अप्लाई दिस मैथड, अगर ये मैथड आपने अप्लाई करना है, टू अप्लाई दिस मैथड, ऐसे लिख लीजिए कैपिटल जी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, जी ऑफ द सॉइल सैंपल, जिस सॉइल का वाटर कंटेंट निकालना है, जी ऑफ द सॉइल सैंपल मस्ट बी नोन, जी ऑफ द सॉइल सैंपल मस्ट बी नोन। अब बच्चे इसको समझिए, ध्यान से सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा, रटेंगे तो नहीं आप सीख पाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट निकाला, ठीक है, जो एक कॉनिकल ग्लास बॉटल है इसका वेट हमने निकाल लिया एम्प्टी, लेट्स से W1 है। अब जिस सॉइल का हमें वाटर कंटेंट निकालना है हमने उसको प्लेस करा और ये वेट हो गया W2। तो W2 में मॉइस्ट सॉइल है, मॉइस्ट का मतलब मॉइस्चर है सॉइल में, वाटर है सॉइल में, और वाटर है तभी हम वाटर कंटेंट निकाल रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ W2 की वैल्यू बताइए, आप बोलोगे सर पिक्नोमीटर का वेट है इसमें और सॉइल का वेट है, और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर सॉइल का वेट है
मतलब वेट ऑफ वाटर है और वेट ऑफ सॉलिड्स। अब आपने क्या करा, इस पिक्नोमीटर में पानी मिलाया, तो जब आपने पानी मिलाया तो जो ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं ये ऐसे सस्पेंशन में आ जाएंगे। तो ये W3 है। तो W3 में क्या है, पिक्नोमीटर का वेट है, सॉइल में जो सॉलिड्स थे उसका वेट है, और जो आपने पानी ऐड करा उसका वेट है। अब आपने पिक्नोमीटर में से सारा पानी बाहर निकालना, मतलब पूरा पिक्नोमीटर खाली कर दिया, इसको साफ करा, और नेक्स्ट टाइम सिर्फ पानी मिलाया, सिर्फ पानी है इस पर, और ये वेट है W4। तो 4 वेट है आपके पास। सबसे पहले एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट है, फिर पिक्नोमीटर प्लस मॉइस्ट सॉइल का वेट है, फिर पानी मिलाया तो पिक्नोमीटर प्लस सॉइल मतलब सॉलिड्स हो गए प्लस वाटर का वेट है, और लास्ट केस में पिक्नोमीटर प्लस वाटर का वेट है। अब इन 4 वेट की मदद से हम स्पेसिफिक वाटर कंटेंट निकालेंगे। बट जब आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हो तब भी सेम प्रोसेस रहता है, बस यहाँ सॉइल ड्राई हो जाता है, जिसको अभी हम मॉइस्ट बोल रहे हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के कंसेप्ट को समझने में आसानी रहेगी। पहले फिगर बनाइए, ऐसे लिखिए कैलकुलेशन, और ये चारों फिगर बनाइए, और ध्यान से सुनेंगे तो याद रहेगा। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं याद रख सकते। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, इतना सारा डेटा है, पूरी ब्रांच आपको पढ़नी है, आप रट के नहीं याद रख सकते। देखो, अब हम ये लिख रहे हैं W1, W2, W3, W4 है क्या। देखो, W1 इज वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर, W1 इज वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर। W2 लिखो वेट ऑफ पिक्नोमीटर विद मॉइस्ट सॉइल, weight of pycnometer with moist soil। W3 लिखो weight of pycnometer कॉमा सॉलिड्स जो सॉइल्स सस्पेंशन में आ गए एंड वाटर, weight of pycnometer कॉमा सॉलिड्स एंड वाटर, और लास्ट लिखिए W4 लिखो वेट ऑफ पिक्नोमीटर एंड वाटर, वेट ऑफ पिक्नोमीटर एंड वाटर। अब देखो बच्चों, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला है वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड्स। अभी आपने देखा था कि जो W2 था ये पिक्नोमीटर का वेट प्लस सॉइल का वेट था, फिर सॉइल के वेट को आपने ब्रेक करा। अगर मैं आपसे बोलूँ आप मुझे वेट ऑफ वाटर बताओ, आप बोल सकते हो W2 में से W1 घटाइए और फिर WS घटा दीजिए। तो बच्चे जो वेट ऑफ वाटर है दिस इज W2 माइनस W1 माइनस WS डिवाइडेड बाई WS, वेट ऑफ सॉलिड्स। वाटर कंटेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम वेट ऑफ सॉलिड्स पता कर ले कितना है, क्योंकि W2 और W1 हमें पता है। मतलब जो सारी मेहनत है वो सॉलिड्स का वेट पता करने के लिए है। आप बोलो सर सॉइल को ड्राई कर लेते हैं, ड्राई नहीं कर सकते क्योंकि ओवन हमारे पास नहीं है।
तो अब हम ये देखेंगे कि इन 4 फिगर्स की मदद से हम सॉलिड्स का वेट कैसे निकाल सकते हैं। बात समझ आई यहाँ तक? लिखो वी नो दैट, और यहां तक लिखो पहले। तो बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आप ध्यान से सुनोगे इसको 1-2 बारी में समझ आ जाएगा, बट आप दोबारा कभी नहीं भूलोगे। और वो ये फॉर्मूला बुक की तरह आप रटना चाहोगे तो फिर नहीं काम चलेगा। देख लिया बच्चों? अब देखो, हमें सॉलिड्स का वेट पता करना है। मैंने आपसे बोला W4, इस वेट में से, मतलब W4 मैं आपको बोल रहा हूं, W3 में से WS घटाइए। और बहुत ध्यान से सुनिए, ये W3 है, इसमें से मैंने आपसे बोला सॉलिड्स का वेट हटा दो, ये सॉलिड पार्टिकल हटा दो इसमें से, तो W4 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब ये सॉलिड्स के पार्टिकल हटेंगे, यहां पर पानी आना चाहिए, तो पूरे सिस्टम में पानी हो गया, तब यहां पर W4 की कंडीशन बनेगी। दोबारा सुनिए, मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपको ये 4th कंडीशन बनानी है तो आपको 3rd कंडीशन में से सॉलिड्स हटाने पड़ेंगे और यहां पर क्या ऐड करना पड़ेगा? वाटर। तो W4 होगा W3 में से WS घटाओ प्लस एडिशनल वाटर, जो आपने पानी ऐड किया, एडिशनल वाटर वेट, जिसने किसको रिप्लेस करा? सॉलिड्स को, विच हैज रिप्लेस्ड सॉलिड्स। यहां तक बात समझ आई बच्चों? समझ आया बेटा? नहीं आया तो नहीं है, जिस तरीके से ऐसे मुंडे हिलाई है ना, दोबारा सुन लो बेटा। W3 ये है, मैं आपसे बोल रहा हूं W4 की कंडीशन कैसे बनेगी। आप बोलो सर W3 में से ये सॉलिड के पार्टिकल हटा दो और इन सॉलिड के पार्टिकल की जगह पानी ले आओ, तो पूरे W3 में अब सिर्फ पानी रह गया, तो यही वाली कंडीशन बन गई। तो W3 में से सॉलिड्स हटा दीजिए और इधर जो एडिशनल वाटर है उसको ले आओ। तो हमें ये पता करना है कि एडिशनल वाटर कितना आया, एडिशनल वाटर का वेट कितना आया। आर्किमिडीज ने बोला है कि वेट से पहले वॉल्यूम का कंसेप्ट समझें। कितना वॉल्यूम एडिशनल है इस W4 में? जितना सॉलिड्स की वॉल्यूम है, क्योंकि सॉलिड्स हटे और यहां पर पानी आ गया। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स जितनी है उतना ही होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। डिस्प्लेस ना बोल के एडेड बोल देते हैं, एडेड इन केस 4th। लेट्स से ये केस 4th है, ये 3rd है, ये 2nd है और ये 1st है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि सॉलिड्स को हटाओ। बोले सर सॉलिड्स को हटा देते हैं, तो सॉलिड्स की जितनी वॉल्यूम है इतनी वॉल्यूम में कौन आ जाएगा? वाटर। तो यहां पर जो एडिशनल पानी है वो कितना है? जितना सॉलिड्स की वॉल्यूम थी। बट हमें क्या पता करना है? वेट। वेट के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? गामा डब्ल्यू से। तो अगर मैं आपसे बोलूं आप मुझे वेट ऑफ वाटर एडेड इन केस 4th बताओ। अभी अगर मान लो आपको नहीं समझ आ रहा है दोबारा बताऊंगा, बट ध्यान से सुनोगे तो आ जाएगा, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। तो आप बोलोगे सर सॉलिड्स की वॉल्यूम आ गई, इतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड हुआ, और जब वॉल्यूम में गामा डब्ल्यू की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? वेट आ जाता है। सो दिस इज द एडिशनल वेट विच इज एडेड। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स नहीं पता है, या पहले मैं इधर रखता हूं इसको, तो W4 हो गया W3 माइनस WS प्लस गामा WVS। अब ना हमें WS पता है ना हमें VS पता है, बट हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स पता है। हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स WS अपॉन VS इंटू गामा W होती है। तो VS गामा W की जगह हम क्या लिख सकते हैं? WS बाई G। तो बच्चे W4 की वैल्यू हो जाएगी W3 माइनस WS प्लस WS अपॉन G।
अब जी हमें पता है, क्योंकि मैंने बोला है जी हमें पता है, W4 पता है, W3 पता है, यहां से क्या निकल जाएगा WS, और जब वेट ऑफ सॉलिड्स आ जाएगा उसे यहां रख देंगे तो क्या पता चल जाएगा, वाटर कंटेंट। ठीक है, इसी को अब स्टेप में हम लिखेंगे, एक साथ नहीं लिखेंगे, स्टेप वाइज लिखेंगे, और अपने डाउट्स जो भी हैं पूछते रहना। लिखो, सबसे पहले ऐसे लिखो, वी नो दैट, और अभी बस ये स्टेप लिखो, इसको समझो कि ये समझ आया नहीं आया आपको। वी नो दैट, तो W4, ये फिगर नीचे कर देता हूं, तो W4 कैसे आएगा, W3 में से सॉलिड्स को हटाओ और यहां पानी जो एडिशनल है उसको ले आओ। सो W4 इज W3 माइनस WS प्लस एडिशनल वाटर वेट विच हैज रिप्लेस्ड सॉलिड्स। देखो बच्चों, समझना है आपने, आप छापने की कोशिश करोगे ना तो नहीं काम बनेगा, तो आपने समझना है, और आप समझोगे ना, आपसे 10 दिन बाद भी मैं आपसे एकदम पूछ लूंगा ना कि आप मुझे फॉर्मूला बताओ क्या है, आप बहुत आराम से बता सकते हो, बट अगर आप रटोगे तो वो G -1 1 माइनस G यही चलता रहेगा पूरा टाइम। अब नेक्स्ट लाइन से लिखो, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो बच्चों सॉलिड्स हटे और इनकी जगह वाटर आया, तो लिखो Vs, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, Vs इन केस थर्ड, जो तीसरे केस में Vs हैं, ये जो यहाँ Vs हैं, Vs इन केस थर्ड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इन केस थर्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड इन केस फोर्थ, जो कि पानी ने इन सॉलिड्स को हटाया। जैसे सॉलिड्स आप हटा दो, खाली स्पेस क्रिएट कर दो, ऐसे इमेजिन करते हैं कि ये एक हमने सॉलिड हटा दिया, खाली जगह आ गई, तो उतना ही यहां पर वॉल्यूम में कौन आएगा, वाटर आएगा, तो केस फोर्थ में उतनी वॉल्यूम में वाटर आ जाएगा। सो Vs इन केस थर्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड इन केस फोर्थ। ये स्टेप समझ आया बच्चों? हमें पता करना है वेट, क्योंकि वाटर कंटेंट में वेट फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन से लिखे, इट एम्प्लाइज वेट ऑफ वाटर एडेड, वेट के लिए गामा W से मल्टीप्लाई कर दीजिए, weight of water added in case fourth is gamma W into Vs। फिर नेक्स्ट लाइन ये लिखे, इट एम्प्लाइज W4 इज इक्वल्स टू W3 माइनस WS, तो जो पानी एडिशनल आया केस फोर्थ में वो हो गया गामा W इंटू Vs। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखिए, बट कैपिटल G is WS upon VS gamma W, it implies WS upon G is equals to VS gamma W। इसीलिए G पता होना चाहिए आपको, अगर G नहीं पता होगा तो एक इक्वेशन में दो अननोन आ जाएंगे, सॉल्व नहीं हो सकती हो। फिर लास्ट में ये लिखिए, it implies, तो W4 हो जाएगा W3 माइनस WS, और गामा W VS की जगह आ जाएगा WS अपॉन G। इसको इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। तो अब हम इक्वेशन सेकंड से WS निकालेंगे, सिर्फ एक अननोन है, W3 W4 और G हमें पता है। तो लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड WS इज डिटरमाइंड। इक्वेशन सेकंड से WS निकालिए, और जो अभी ऊपर वाली इक्वेशन है इसको हम फर्स्ट बोल रहे हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और यहां पुट करेंगे एंड पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट, फिर W कैन बी डिटरमाइंड, यहां से W आ जाएगा। अब बुक्स में क्या करें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है, WS को एक तरफ ले गए, LCM ले लिया, G आ गया, वो पुट कर दिया, वो एक ही बात है। बट अगर आपको ये बेसिक इक्वेशन याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर सकते हो।
आपको समझना होगा। अगर आप रटोगे कि अच्छा पहले W3 आता है वो घटता है फिर वो बढ़ता है, तो आप नहीं याद रख सकते। बहुत सिंपल सा फैक्ट है। मैं भी अगर इसे रटूंगा 3-4 दिन बाद मुझे भी नहीं याद रहेगा, मुझे बार बार अपने फ़ोन देखना पड़ेगा कि यार नोट्स देखने पड़ेंगे। बट अगर आप बेसिक कंसेप्ट को सीख लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। और आपको इतनी मेहनत करनी है कि आप नोट्स पे डिपेंडेंट ना रहे। जब तक आपको नोट्स चाहिए पढ़ने के लिए तब तक आपने कंसेप्ट को नहीं सीखा है, इसमें कोई दो राय नहीं। नोट्स बस ये सोच के बनाइए कि इतना अच्छे से पढ़ लेना है कि कंसेप्ट याद रहना चाहिए। रिवीजन आपने करना है, एक ब्लैंक पेपर लीजिए A4 साइज, और लेट से आपने वाटर कंटेंट के बारे में पढ़ना है तो 4 मेथड है, ऐसे 4 एरो बनाइए और जितना पता है सब लिख दीजिए। और फिर जो मिसिंग होगा नोट से चेक करिए, उसको अपने दिमाग में फिट करिए। इसको पढ़िए, कहीं भी डाउट है तो पूछिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है W1 W2 W3 W, मतलब सब डेटा गिवन होगा, सिर्फ पुट करना है फॉर्मूला में। अभी क्वेश्चन इसका मैं नहीं कराऊंगा आपको, क्योंकि फॉर्मूला जस्ट सामने लिखा है, रखना ही है डेटा, नो बिग डील। 3-4 दिन बाद में आपको इसका क्वेश्चन दूंगा, तब देखते हैं फॉर्मूला कितना याद रहता है। आराम से एक बारी से पढ़ लो, आई एम गिविंग यू टाइम। आराम से सोच लीजिए कि घर जाके आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, बस एक बारी नज़र फेरनी है और आपके दिमाग में डेटा सेव हो जाए। क्योंकि अभी आप पढ़ोगे स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिटर्मिनेशन, वो भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, उसमें भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगेगा। ये फॉर्मूला कंटिन्यूसली लिखवाऊंगा मैं आपसे, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। कोई डाउट बच्चों इसमें किसी को? नो। एक बच्चे ने थोड़ी इंसानियत दिखाई कि बेचारा पूछ रहा है तो बोल देती हूँ मैं। मतलब यहाँ मैं क्या ही बोलूँ तुम्हें। पीयूष, आईसी का फॉर्मूला बताओ, कंसिस्टेंसी इंडेक्स का। वेरी गुड बेटे। आईपी की रेंज बताओ। अगर आईपी 0 है तो सॉइल को क्या बोलेंगे? प्लास्टिक स्टेट में होगा। देखो कंफ्यूजन तब आता है जब पता हो। हाँ, और फिर लो प्लास्टिक के लिए रेंज क्या है? लो प्लास्टिक के लिए बेचारी कितनी अच्छी दोस्त है, पूरा बताने की कोशिश कर रही है। हाँ नहीं बता रही, सॉरी बेटे। हाँ बोल दे बेटे, जरा कब बताओगे? कल? मैं कह रहा हूँ लो प्लास्टिक के लिए आईपी की रेंज क्या होती है? लो प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक, हाई प्लास्टिक।
तो लो प्लास्टिक की रेंज कितनी होती है कि आईपी की ये वैल्यू अगर रहेगी तो सॉइल लो प्लास्टिक है। हाँ, तो पता होना चाहिए ना। तुम बताओ कृष्णा। लेस देन 7 और मीडियम प्लास्टिक के लिए 7 to 17 और हाई प्लास्टिक के लिए ग्रेटर देन 17। कंचन बेटे आप मुझको बताओ आईसी की वैल्यूज के बेसिस पे स्टेट, जैसे लिक्विड स्टेट के लिए आईसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर सॉइल लिक्विड स्टेट में है तो आईसी की वैल्यू क्या होगी? ललित आप बताओ। लेस देन 0 नेगेटिव होनी चाहिए लिक्विड के लिए। प्लास्टिक के लिए 0 से 1 ग्रेटर देन 1 सॉलिड और सेमी सॉलिड, मच ग्रेटर देन 1 इज सॉलिड। ऋषभ आईटी का फॉर्मूला क्या है? टफनेस इंडेक्स आईपी अपॉन आई एफ। वेरी गुड। उधर बेटे श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है? एक मिनट फिर से क्या कह रही हो? नहीं नहीं फिर से बताओ। गामा डी, अच्छा आसान वाला बता रही है ना कि गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू, ठीक है। एक और फॉर्मूला है वो क्या है? डब्ल्यू नॉट माइनस डब्ल्यू एस क्या है ये? हाँ, और डब्ल्यू नॉट क्या है? जो मतलब दिया होगा, जो इधर वाला होगा, वो वाटर कंटेंट जिस पे वॉल्यूम वी नॉट है। हाँ मतलब तो वो है ही ऑब्वियसली। चलो फॉर्मूले याद रहने चाहिए बच्चों। नेक्स्ट लिखो सैंड बाथ मेथड। थर्ड मेथड है ये। सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड बच्चों देखो कैलकुलेशन वाइज बिल्कुल ओवन ड्राइंग मेथड की तरह होता है। बस डिफरेंस क्या है, सैंड बाथ मेथड में ओवन की जगह सैंड बाथ का यूज किया जाता है सैंपल को गर्म करने के लिए। सैंड बाथ बिल्कुल आप एक कहो मिट्टी का बर्तन, जैसे आप चूल्हे की तरह आप बोल सकते हो। ओवन में इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू सैंपल को हीट किया जाता है और यहाँ पर कैरोसिन को जलाकर हीट करते हैं। तो आपने क्या करा, सैंपल लिया, उसको सैंड बाथ एक तरीके से चूल्हा जैसा है उसमें रखा, उसके नीचे आपने कैरोसिन जलाया। कैरोसिन जब जलेगा हीट प्रोड्यूस होगी, वहाँ से सैंपल फिर हीट होता है। तो ये मेथड यूज होता है एकदम जब आप प्रिलिमिनरी या एकदम इनिशियल कैलकुलेशंस करना चाह रहे हो। रफ डेटा आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया एकदम पहाड़ों में अंदर जाके कहीं कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, कोई फाउंडेशन आपको लगानी है, तो आपको भी रफ डेटा चाहिए कि पता चल जाए कि हाँ भाई इतना होगा वाटर कंटेंट, तब इस मेथड को यूज़ करते हैं। ओवन ड्राइंग के लिए आपको पूरी लेबोरेटरी चाहिए, तो आप हर जगह लेबोरेटरी नहीं बना सकते। तो ऐसे केस में जब आपको एक रफ डेटा चाहिए तो सैंड बाथ मेथड का यूज़ होता है। कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है कि पहले आप इसमें W1 निकालोगे, एम्प्टी कंटेनर का वेट, फिर कंटेनर प्लस सॉइल का वेट, फिर हीट करोगे 24 घंटे तक, ड्राई करोगे सैंपल, तो ड्राई सैंपल प्लस कंटेनर का वेट। तो इसमें हम ये लिखेंगे कि कैलकुलेशन तो बिल्कुल सेम है जैसे ओवन ड्राइंग की थी। फिर इसमें आप सैंड बाथ में सैंपल को हीट करते हो कैरोसिन को जलाकर, और ये मेथड यूज़ करते हैं जब हमें एक इनिशियल डेटा चाहिए कि भाई कितना है, रेंज क्या है वाटर कंटेंट की। लिखो इसमें, देखो दिस मेथड इज यूज्ड, this method is used to determine, this method is used to determine the water content, the water content in preliminary investigation, to determine water content in preliminary investigation।
देखो अभी आप इसको कई सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे, सर्वे उनमें से एक है। जैसे एक डैम की कंस्ट्रक्शन, जैसे मान लीजिए आज आपके मन में आया कि डैम बनाना है, और जिस दिन डैम का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, कितना समय लग सकता है आपके हिसाब से? एवरेज कितना टाइम लगता होगा? डेकेड्स लगते हैं, मतलब दशक, 50, 55, 60 साल लग जाते हैं। जिस दिन आप ये प्लान करना शुरू करते हो कि इस रिवर पे डैम बनाना है, और जिस दिन आप इस मतलब होता है ना कंस्ट्रक्शन हो गया, वो अब आप इनॉग्रेशन कर रहे हैं वहाँ का। क्यों? क्योंकि पहले आपको प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है कि भाई रफ डेटा क्या है। जब आपके पास रफ डेटा आ जाता है, उसके बाद फिर आप डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करते हो। डिटेल में मतलब पहले आपने प्रिलिमिनरी में सैंड बाथ से करा, फिर आपने हुआ कि हाँ भाई यहाँ पर हमें ठीक पैरामीटर्स मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत खराब पैरामीटर्स नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आप ओवन ड्राइंग मेथड से डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में वाटर कंटेंट फिर निकालोगे कि एक्चुअल कितना है। और ये तो सिर्फ एक पैरामीटर है, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। डैम का प्रोजेक्ट सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल और सबसे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है एक सिविल इंजीनियर के लिए। मतलब आप एक और डैम का जो छोटा प्रोजेक्ट भी होता है, वो भी 1000 करोड़ का बोलते हैं हम उसको। तो बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है इसमें, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? सेफ्टी। थोड़ी भी अगर आपने चूक कर दी, थोड़ी भी गलत डिज़ाइनिंग हो गई, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है लाइफ का। तो किसी यहाँ पे तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ डैम का, बट किसी भी जगह, जैसे मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, जैसे मान लीजिए बुर्ज खलीफा जब बनी होगी, तो पहले उस पर एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई होगी कि हाँ भाई ये रफ डेटा है, और उसके बाद डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हुई होगी। उसके बाद फिर उनके पास पैरामीटर्स है, फिर डिज़ाइनिंग हुई, और उसके बाद एग्जीक्यूशन हुआ। तो आप देखो एक अच्छा खासा लंबा प्रोसेस होता है। तो अभी हम यही लिखेंगे कि ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यूज़ होता है, और इसका जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो बिल्कुल ओवन ड्राइंग की तरह है। लिखो इसमें, लिखो इन दिस मैथड द सॉइल सैंपल इज हीटेड। इन दिस मैथड द सॉइल सैंपल इज हीटेड इन अ सैंड बाथ। सैंड बाथ मतलब चूल्हा जैसा। In this method, the soil is heated in a sand bath with the help of burning of kerosene oil, या with the help of burning of kerosene लिखिए, with the help of burning of kerosene। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, द मैथड इज इनएक्यूरेट। एक्यूरेसी नहीं है इस मैथड में, द मैथड इज इनएक्यूरेट। और फिर नेक्स्ट लाइन से लिखिए, द कैलकुलेशंस आर सेम, द कैलकुलेशंस आर सेम एज इन ओवन ड्राइंग मैथड। द कैलकुलेशंस आर सेम एज इन ओवन ड्राइंग मैथड। ठीक है, तो इसमें एज सच बहुत ज़्यादा है नहीं कुछ समझने के लिए। कोई डाउट बच्चों इसमें? बहुत बेसिक सिंपल सा था ये। फोर्थ मैथड लिखिए, रैपिड मॉइस्चर मैथड। रैपिड मॉइस्चर मैथड समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। तो इसमें क्या होता है, आप लेबोरेटरी में मॉइस्ट सॉइल जिसका वाटर कंटेंट निकालना है, उसमें एक केमिकल ऐड करोगे CaC2। दिस CaC2 इज नोन एज कैल्शियम कार्बाइड। तो जब CaC2 वाटर में प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, तो एक गैस रिलीज होती है जिसको बोलते हैं एसिटिलीन गैस। अब आप क्या करते हो, इस गैस को पकड़ लेते हो, कैप्चर कर लेते हो। दिस गैस इज कैप्चर्ड इन ए जार। एक जार में आप इसको कैप्चर कर लोगे, स्टैंडर्ड जार है। अब इस जार में क्या है, प्रेशर गेजेस लगे हुए हैं, प्रेशर को मेजर करने के अपरेटस, प्रेशर गेज लगे हुए हैं। तो जब गैस
जार में आती है तो जार पर प्रेशर लगाती है और आप प्रेशर गेज से ये पता कर लेते हो कि कितना प्रेशर गैस लगा रही है। हमारे पास स्टैंडर्ड चार्ट्स होते हैं, उन चार्ट्स में ये गिवन होता है कि अगर वाटर या गैस इतना प्रेशर लगा रही है तो कितना वाटर कंटेंट है। तो चार्ट्स की मदद से आप वाटर कंटेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है ये, हमारी कंट्री में थोड़ा कम यूज़ होता है, बट अच्छा मेथड है। बट कॉम्प्लिकेटेड अफेयर है, आप समझ रहे हो, कैप्चर करना, जार में प्लेस करना, सेंसिटिव इक्विपमेंट होता है। इसलिए आईएएस ने, इंडियन स्टैंडर्ड्स ने ओवन ड्राइंग मेथड को बोला है कि इसको यूज़ करिए सबसे ज़्यादा। 2 क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं रैपिड मॉइस्चर में कि कौन सा केमिकल था जो रिएक्ट करता है और कौन सी गैस इवॉल्व होती है। लिखो इसमें, लिखो इन दिस मैथड a small quantity, in this method a small quantity of soil sample is mixed. In this method a small quantity of soil sample is mixed with calcium carbide, with calcium carbide, ब्रैकेट में CaC2 लिख लीजिएगा, with calcium carbide, resulting in evolution of acetylene gas, resulting in evolution of acetylene gas, which is captured in a jar, which is captured in a jar in which pressure gauges are placed, in which pressure gauges are placed, full stop. लिखो, the pressure applied by the gas is measured, the pressure applied by the gas is measured, and with the help of standard charts, and with the help of standard charts the corresponding water content is determined, and with the help of standard charts the corresponding water content is determined. तो बच्चों ये 4 मेथड हैं वाटर कंटेंट निकालने के। एक क्विक रीडिंग ले लीजिए, कहीं भी डाउट है पूछ लीजिए। ध्यान से पढ़िए कि आपको घर जाके बस एक नज़र फेरनी हो। पता चला आप घर जाके फिर, अब हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया पढ़ते हो, तो 1 घंटा फिर घर जाके पढ़ेंगे। डोंट डू दैट। यहाँ पर अच्छे से पढ़िए, घर जाके जल्दी से रिवाइज करिए और फिर क्वेश्चंस करिए। अभी कल तक ये पूरा एक आप बोल सकते हो लेट्स से यूनिट ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आपको वो जो 90 क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करेंगे। उन्हें करने की कोशिश करिए, बहुत सारे तो आप खुद से ही कर सकते हैं। 60-65 या इवन 70 क्वेश्चंस तो आप खुद से ही कर लेंगे, वो फॉर्मूला बेस्ड है। बहुत कम क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े गाइडेंस की। पढ़ लीजिए एक बार, कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ नहीं मतलब थोड़ी सी अब वो करेंगे, क्या कहते हैं, जैसे लेट्स से अभी आप इधर हो 4 वीक्स मानो, अभी 4 हफ्ते। मतलब नहीं, अब उसमें ही है ना मेरा, तब तक एक बैच ख़त्म हो जाएगा तो आपके नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाऊंगा ना मैं। जैसे अभी क्या है ना, मैं 2 घंटे क्लास ले रहा हूँ ना, आपके मेरे 2 बैच मतलब 3 बैच है ना अभी, तो 2 तो जो बीच वाला बैच है गेट का, उसमें मतलब ये 2 हफ्ते तक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनका कंसोलिडेशन ख़त्म हो गया है। अब उनका शेयर स्ट्रेंथ स्टार्ट होना है, ठीक है, तो फिर उस टाइम को एक्सटेंड करके, जैसे फिर जो आपकी अभी 2 घंटे की क्लास है वो 3 हो जाएगी उस हिसाब से। बट टारगेट यही है कि नेक्स्ट 4 वीक में हो जाए।
हो भी जाएगा, बस इसमें ये तब हो जाएगा अगर आप घर जाके अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो क्या अब क्या होगा, जितने भी आपने आगे के टॉपिक्स पढ़ने हैं उनमें पिछले टॉपिक्स का रोल होता है, तो समझाना आसान हो जाएगा। अब जैसे मैंने कुछ समझाया और आपने पढ़ा हुआ है पहले से टॉपिक का प्रीवियस पार्ट, तो आप समझ जाओगे जल्दी। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, सारा काम समझने का है। कोई डाउट अगर नहीं है तो हेडिंग डालिए डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक काम आप कर सकते हो, ऐसा उम्मीद है मुझे बिल्कुल है नहीं, जैसे हमारा जो यूट्यूब चैनल है इंजीनियर सक्सेस का, उसमें जियोटेक के कई सारे सेशंस हो रखे हैं ऑलरेडी, तो उनमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चंस करने होंगे। देखो क्या होता है ना कि थ्योरी पढ़ाना और थ्योरी के थ्रू सिलेबस ख़त्म करना वो कोई बड़ी बात नहीं है। किसी दिन मान लो लेट से 2 बैच ऑफ कर दिए, 6-6 घंटे पढ़ा दिए, 5 दिन पता चला सब खत्म। बट थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस करना। थ्योरी तो हो जाएगी, थ्योरी कोई बड़ी बात नहीं। अब जैसे मान लीजिए अभी आपने पिक्नोमीटर से वाटर कंटेंट निकाला, फॉर द टाइमिंग आपको समझ आ गया, वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती है क्वेश्चंस में। आप देखो मेंस के क्वेश्चन है, पहले अगर हम बोले कि अभी हमारा प्री फोकस है, तो प्री के भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गेट से और ईएससी से आ जाते हैं। आपको क्वेश्चंस के पार्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, ठीक है। तो क्लासरूम में भी हम क्वेश्चंस करेंगे, इसके अलावा भी अभी क्या है कि इतना टाइट शेड्यूल है मेरा कि मैं आप चाहता हूँ कि आपका एक यूट्यूब सेशन हो सिर्फ न्यूमेरिकल का, जिसमें हम जितना पढ़ लिया उसके करीब, कि आपका बैच भी है, एक और बैच भी है, गेट का बैच भी है, तो तीनों बैच के बच्चों को फ़ायदा। बट इतना शेड्यूल टाइट है कि अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है। थोड़ा भी शेड्यूल रिलैक्स होगा तो फिर यूट्यूब सेशन पे क्वेश्चन रखेंगे। बट फॉर दैट टाइम, उतने टाइम तक आप ऑलरेडी जो सेशंस हैं आप जाओ उसमें, ईएस के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे सेशंस हो रखे हैं, उसमें जियोटेक के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उनको देखते रहो। ठीक है, अच्छा ये नया क्वेश्चन है, कैसे होगा। और ऐप में जेई के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ मैं तो आपको बोलूँगा आपको गेट के करने चाहिए। जेई के बहुत सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस नहीं हो सकती। आधे आईसी का बस फॉर्मूला आ गया कि आईसी का फॉर्मूला बताओ, तो ये प्रैक्टिस करने का सही तरीका नहीं है। पेपर आसान आएगा बहुत अच्छी बात है, पेपर थोड़ा भी मुश्किल आएगा तो फिर ऐसे बच्चे बाहर हो जाते हैं जो सिर्फ वो फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई करके जाते हैं। तो आप ऐप के थ्रू या यूट्यूब चैनल के थ्रू क्वेश्चंस करो ज़्यादा से ज़्यादा। बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए भी हम पिक्नोमीटर का ही यूज करते हैं। लिखो कैपिटल जी इज डिटरमाइंड यूजिंग पिक्नोमीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स इज डिटरमाइंड यूजिंग पिक्नोमीटर। अब इसका प्रोसेस समझिए, ऑलमोस्ट सेम है वाटर कंटेंट की तरह। सबसे पहले आपने एम्प्टी पिक्नोमीटर लिया और उसका वेट निकाला, ये वेट W1 है। फिर आपने इस पिक्नोमीटर में जिस सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है उसको प्लेस करा, बट इस बार सॉइल ड्राई है, लास्ट टाइम वो मॉइस्ट था। फिर आपने इसमें पानी मिलाया तो सॉइल के पार्टिकल सस्पेंशन में आए, और वाटर है यहाँ पे, ये W3 है। फिर अब सिर्फ पानी है, ये W4। फिगर बनाइए, बस ड्राई सॉइल आ गया है मॉइस्ट की बजाय। वाटर कंटेंट है तो मॉइस्चर होना ही चाहिए, जब ड्राई है सॉइल तो वाटर कंटेंट जीरो ही होगा। फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे W2 की वैल्यू बताओ, आप बोलोगे सर इसमें पिक्नोमीटर का वेट है और ड्राई सॉइल का वेट है जो कि सॉलिड्स के इक्वल होगा, तो W2 इज W1 प्लस WS।
कल क्लास होगी आपकी, ठीक है, जैसे कल नहीं हुई है तो कल होगी। टाइमिंग्स एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, वैसे तो यही रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि मंडे से फ्राइडे तक ना 7 घंटे पढ़ाता हूँ मैं। तो मैं अभी डॉक्टर से मिला, उसने बोला आपका वोकल कॉर्ड है ना, इसमें स्वेलिंग आनी शुरू हो गई है, और अगर आपने कम नहीं करा ना ये पढ़ाना तो कुछ सालों के बाद आवाज़ आनी भी बंद हो जाएगी। और ऐसा हुआ भी मेरी जान पहचान में। तो मुझे 2 दिन अपने गले को बहुत आराम देना पड़ता है। अभी देख रहे हैं कितना धीरे बोल रहा हूँ आज, कितने शांति के आराम से। मैं डॉक्टर ने मेरा इसने कॉन्फिडेंस बढ़ाया ना अभी जो मेरा। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, दिस इज वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वी एस गामा डब्ल्यू। हमने शुरुआत की क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ा है। अगर मैं आपसे बोलूँ आप वेट ऑफ सॉलिड्स का फॉर्मूला बताओ, या वेट ऑफ सॉलिड्स कैसे आएगा, आप बोलोगे सर W2 में से W1 घटा दो डिवाइडेड बाई वी एस गामा डब्ल्यू। तो अगर हमें वी एस गामा डब्ल्यू की वैल्यू पता चल जाए इन टर्म्स ऑफ ये जो 4 पैरामीटर है, तो डिनोमिनेटर भी पता चल जाएगा और हम आंसर निकाल सकते हैं। तो अब हमारा जो मेन प्रायोरिटी है वो है ये वी एस गामा डब्ल्यू पता करना, ठीक है। लिखो पहले वी नो दैट, और यहां तक लिखो अब देखो हमें ये वी एस गामा डब्ल्यू पता करना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो केस 4th है इसमें मुझे बताइए कितना वाटर है, सिर्फ वाटर का वेट कितना है, या वाटर आप बोलोगे सर W4 माइनस W1, क्योंकि W1 इज पिक्नोमीटर का वेट, W4 इज पिक्नोमीटर प्लस वाटर का वेट। तो W4 में से W1 घटा दे तो सिर्फ ये अंदर का पानी रह गया। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे W3 में बताओ पानी कितना है, आप बोलोगे कि सर W3 में है पानी, सॉलिड्स और वाटर। तो पिक्नोमीटर और सॉलिड्स का वेट घटा दीजिए, और पिक्नोमीटर और सॉलिड्स का वेट कहाँ पर है, W2 में। तो अगर आप W3 में से W2 घटाओ तो आपको पानी का वेट मिलेगा केस 3rd के लिए। ये बात समझ आ रही बच्चों? अगर आप यूनिट वेट ऑफ वाटर से डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगी वॉल्यूम। वेट क्या होगा, W4 माइनस W1, ये वेट है। हम ये बात जानते हैं कि गामा वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम हो जाएगा वेट अपॉन गामा। मैंने आपसे बोला अच्छा वॉल्यूम कितनी है, आप बोलोगे सर वॉल्यूम इन केस 4th, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन केस 4th विल बी वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर केस 3rd में कितना होगा, आप बोलोगे सर W3 माइनस W2 डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू। तो आपके पास ये वाला पानी आ गया, इसकी वॉल्यूम, और ये जो इधर पानी है इसकी वॉल्यूम। इस पानी में से ये वाला पानी घटा दीजिए, इस पानी में से ये वाला पानी घटा दीजिए, तो सिर्फ क्या बचेंगे, सॉलिड्स। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको किसकी वॉल्यूम मिलेगी, सॉलिड्स की। समझ आई बात? अब गामा डब्ल्यू आप इधर ले जाओ, तो वी एस गामा डब्ल्यू हो जाएगा W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। ये डिनोमिनेटर आ गया, इसको यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। समझ आई बात बच्चों? लिखो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखना। देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन केस 4th is given as volume of water in case 4th ये फॉर्मूला लिखो, W4 माइनस W1 तो वेट है, और वॉल्यूम के लिए गामा W से डिवाइड कर दिया। अब जैसे यहाँ फिगर छुप गया, आप अपनी कॉपी में वहाँ देख सकते हो, और बहुत रिलैक्स माइंड के साथ है। पता है क्या है, एक कोट मैंने पढ़ी थी, पढ़ाई की बातें कर,
कोई भी चीज़ जो ऑनेस्ट है, ट्रू है, वो डीप होती है और वो साइलेंट होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे आपको कोई बात समझानी है, ठीक है, और अगर मैंने उस बात को समझा हुआ है तो आपको बहुत शांति के साथ समझाऊंगा वो कि देखो ऐसे होता है, ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है। हमेशा याद रखें कि जहाँ पर ट्रुथ नहीं है वहाँ हमेशा शोर होगा। ये फैक्ट है, ये हर एक चीज़ के लिए फैक्ट है। कई बारी जैसे अब यूट्यूब पे तो एकदम मॉकरी बना रखी है टीचिंग की कि आ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये आओ तो ऐसा कर देंगे, कूदते वो उधर चले गए, उधर स्क्रीन के बाहर चले गए, 2 बारी तो लैपटॉप के बाहर आके पीट पाट के अंदर चले गए। तो वो मॉकरी है, वो स्टूपिडिटी होती है, मतलब इडियोसी है मेरे हिसाब से। इससे बड़े बेवकूफ़ी एक टीचर नहीं कर सकता है कि आप चिल्ला रहे हैं। चिल्लाना तो चाहिए ही नहीं। जो सबसे बड़ा ज्ञान होता है ना, वो सबसे शांत इन्वायरमेंट में ही मिलता है। तभी तो जो ऋषि मुनि थे ये इधर जाते थे पहाड़ों में। दिल्ली को गया कभी किसी ऋषि मुनि ने कि मॉल में बैठे हुए तपस्या करते हुए दिखे हैं कोई? मैं गंगोत्री गया एक बारी दोस्त के साथ दिसंबर में, कपाट बंद हो चुके थे, तो हमें इतनी नॉलेज भी नहीं थी। तो हम लोग जब गए तो गंगोत्री भाई पूरा खाली। मतलब आप सोचो, आप एक शहर में गए हो, खाली, कोई नहीं था वहाँ पे। मुश्किल से हमें 4 ऋषि मुनि मतलब साधु दिखे, वो गहन तपस्या में, तो हम तो चुपचाप साइड से निकल गए। तो जो कोई भी चीज़ जब आप करोगे ना, मतलब अगर एक फीलिंग ऑनेस्ट है तो वो हमेशा ट्रू, डीप और साइलेंट होती है। ये सब चिल्लाना फिल्लाना ये नहीं होता। तो आप जब पढ़ाई करो बिल्कुल एकदम शांत मन से होना चाहिए, और टीचर को भी बिल्कुल शांत मन से, एनर्जी होनी चाहिए, बट ये नहीं कि चिल्लाना और समझाना दो एंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या है, वो बहुत ध्यान से मन को शांत करके समझिए कि वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है। केस 4th में पहले वेट पता कर लीजिए, इस पानी में से या इस पूरी फिगर में से बाउंड्री हटा दीजिए, मतलब पिक्नोमीटर का वेट हटा दीजिए, तो ये वेट ऑफ वाटर आएगा। वेट को अगर आप गामा से डिवाइड करते हो तो वॉल्यूम आता है। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर आया केस 4th में। अब हम ये पता करेंगे कि केस 3rd में कितना पानी है। तो यहाँ केस 3rd में एक तो ये पिक्नोमीटर है, ये पानी है और सॉलिड्स है। यहाँ पर ये पिक्नोमीटर है और सॉलिड्स है। तो W3 में से W2 घटाएंगे तो पानी का वेट आएगा, गामा W से डिवाइड करेंगे वॉल्यूम आएगी। अब यहाँ पर इस केस में क्या है, पानी और सॉलिड्स की वॉल्यूम है, तब ये वाला पानी मिला। तो इस पानी में से ये वाला पानी घटाएंगे तो किसकी वॉल्यूम मिलेगी? सॉलिड्स की। गामा W उधर ले जाइए एलसीएम लेके, तो VS गामा W आ गया, उसको यहाँ पुट करोगे। समझ में आएगा, मतलब बहुत आराम से आ जाएगा। देखो कुछ टॉपिक्स होते हैं वो मुश्किल होते हैं, हमें ही पता होता है, तो वहाँ पे हमें पहले ही कह देते हैं थोड़ा ध्यान लगाओ, ये मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान है। तो अभी आपने लिखा है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन केस 3rd, इन केस 4th। नेक्स्ट लाइन से लिखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर इन केस 3rd, और ये वाला फॉर्मूला लिखिए। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन केस 3rd, तो दिस इज W3 माइनस W2 अपॉन गामा W। अब नेक्स्ट लाइन से लिखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स VS, और ये पे पूरा फॉर्मूला लिखिए। तो जो पानी का वॉल्यूम है 4th केस में और जो 3rd केस में उसको घटा दीजिए, तो सिर्फ सॉलिड्स की वॉल्यूम रह जाएगी। और फिर लास्ट स्टेप लिखिए, एक सेकेंड, तो VS गामा W ये आ जाएगा। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा W2 माइनस W1, W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। कुछ टाइम पहले एक बच्चा आया मेरे पास, बोला सर बुक में तो फॉर्मूला अलग है, आपने अलग बताया है। हाँ, मैं कहा क्या अलग है? कि सर उसमें तो मतलब ऐसा कुछ अलग ही था सर, वो कि W3 उसमें माइनस में था और पता नहीं क्या, मतलब उनके हिसाब से क्या था कि W2 माइनस W1, ये ब्रैकेट ओपन करो आप, तो W4 माइनस W3, और यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हुआ, तो W2 माइनस W1। अब W2 माइनस W1 वेट ऑफ सॉलिड्स है ना भाई। W2 माइनस W1 किसके इक्वल है? वेट ऑफ सॉलिड्स के। तो उसमें ऐसे लिख दिया था कि वेट ऑफ सॉलिड्स, जो कि आपको पता है ड्राई सॉइल है तो सॉलिड्स का वेट आपको पता है, तो W4 माइनस W3 प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स। क्या सर सॉलिड्स का तो कहीं फॉर्मूले में ना जिक्र ही नहीं था? क्या बता, क्या बोले इंसान।
दिस इज नोन एज स्पून फीडिंग के बिल्कुल मुंह के बेटा मुंह खोलो, हाँ चम्मच अंदर के बेटा अब मुंह बंद करो, अब चबाओ इसे, अब निगल लो अंदर। स्पून फीडिंग थोड़ी होती है इंजीनियर यार तुम लोग। ये तो ऑब्वियस है कि अगर डेटा गिवन है तो यहाँ से आप 4 फॉर्मूले और बना सकते हो। अब W3 माइनस में ले जाओ, माइनस W3 प्लस W4, वो तो मर जाता तो नहीं देर में कि माइनस कैसे हो गया W3। हाँ तो बच्चों इसको लिखिए। क्वेश्चंस मैं इसके अभी इसलिए नहीं दे रहा हूँ आपको क्योंकि आप सामने फॉर्मूला लिखा है एकदम छाप देंगे, 2-3 दिन बाद दिए जाएंगे आपको इसके क्वेश्चंस। एक असाइनमेंट मैं शेयर करूंगा आज आपके साथ, उसको आपने करना है। सिंसियरिटी यही है कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं तो करके लाने, और डाउट्स है तो पूछे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ मान लीजिए टाइम नहीं मिल पा रहा तो व्हाट्सएप करो, तो व्हाट्सएप पे बता दूंगा मैं आपको। अगले 4 से 5 महीने फुल ऑन कमिटमेंट होना चाहिए आपका। अगर कोई डाउट नहीं है पढ़ लीजिए एक बारी, और डाउट अगर नहीं है तो हेडिंग डालिएगा डिटर्मिनेशन ऑफ बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट कैसे आएगा इसको पढ़ लो, आराम से देख लो इसको। एक्चुअल फॉर्मूला बोल सकते हो ऊपर वाला है, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2, या उसके नीचे वाला भी आप कह सकते हो, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा W2 W1 W3 W4 ये गिवन होंगे, बस आपको डेटा रखना होता है। मुझे बताओ गिरीश, बल्क यूनिट वेट और ड्राई यूनिट वेट में कौन बेहतर पैरामीटर है? क्यों? तो फिर से बताओ। टोटल वेट अपॉन वॉल्यूम। टोटल वेट ऑफ वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर रहेगा। वेट ऑफ वाटर तो सैचुरेशन के साथ ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए जो गामा डी है वो बेटर पैरामीटर है, जबकि वेट ऑफ सॉलिड्स जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे किसी भी सॉलिड के लिए। तो वॉल्यूम कांस्टेंट थोड़ी रहती है। तो सर दोनों पैरामीटर में वॉल्यूम तो दोनों में ही है ना, न्यूमरेटर के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। अगर गामा डी की वैल्यू ज़्यादा है और गामा टी की वैल्यू ज़्यादा है तो फिर गामा टी की वैल्यू ज़्यादा है और गामा डी की वैल्यू ज़्यादा है, तो किस मतलब एक सॉइल में कह रहा हूँ, दो डिफरेंट सॉइल है, एक सॉइल का गामा टी ज़्यादा है, दूसरे सॉइल का गामा डी ज़्यादा है, किस सॉइल के बारे में आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो? जिसका गामा टी ज़्यादा है, जिसका गामा डी ज़्यादा है। वॉल्यूम सेम है। कैसे कैसे? हाँ ये बोलना है, मेन आंसर यही बोला जाएगा कि अगर गामा डी इसलिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि वो डेंसनेस ऑफ द सॉइल बताता है। गामा डी की हाई वैल्यू मींस कि सॉलिड ज़्यादा है, सॉलिड ज़्यादा है मतलब सॉइल डेंस है, बट अगर बल्क यूनिट वेट ज़्यादा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वेट ऑफ वाटर ज़्यादा हो। अब यहाँ पे हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ बल्क यूनिट वेट, तो बल्क यूनिट वेट अच्छा पैरामीटर नहीं है, बट इसको स्टिल हम क्यों निकालना चाहते हैं?
देखो हमारी कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि हम सॉइल को इन सीटू मतलब फील्ड में निकालें। जो भी सॉइल के पैरामीटर्स हैं वो फील्ड में होने चाहिए ताकि सैंपल अनडिस्टर्ब्ड रहे। जैसे मान लीजिए आप एक सैंपल लेकर आए लेबोरेटरी में और लेबोरेटरी में लाने तक सैंपल में कुछ डिस्टरबेंस आ गई, डेंस हो गया, लूज हो गया, तो आपने जिस सॉइल के लिए पैरामीटर्स निकाले वो एक्चुअल कंडीशन नहीं थी, एक्चुअल कंडीशन थी साइट पर। तो हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें साइट के हिसाब से पैरामीटर्स मिले। हम क्या करेंगे, बल्क यूनिट वेट को साइट पे निकालना सीखेंगे, और अगर बल्क यूनिट वेट पता चल जाए और हम 1 + W से डिवाइड कर दे तो हमें क्या पता चल जाएगा, गामा डी। तो ड्राई यूनिट वेट आ जाएगा हमारे पास। आप बोलो सर गामा डी को हम ऐसे पता कर लेते हैं, वेट ऑफ सॉलिड्स बाय वॉल्यूम, बट वेट ऑफ सॉलिड्स कैसे पता चलेंगे, ओवन ड्राई करके। और जब आप सैंपल को लेबोरेटरी में लेकर आते हो, उसको हीट करते हो, तो उसमें कुछ चेंजेस तो आते हैं। तो गामा डी WS/V से उतना एक्यूरेट नहीं मिलेगा जितना एक्यूरेट आपको फील्ड के डेटा से मिलेगा, क्योंकि वाटर कंटेंट ओवन ड्राइंग से सबसे ज़्यादा सटीक कैलकुलेशन बताता है, और गामा टी हम साइट पे ही निकाल लेंगे। तो इस मदद से जो गामा डी निकल के आएगा वो जितने भी और मेथड्स हैं उनमें सबसे एक्यूरेट आता है। तो ये इनडायरेक्ट तरीका है गामा डी निकालने का, कैसे हम बल्क यूनिट वेट निकाल रहे हैं और 1 + W से डिवाइड कर। तो अब आप 3 मेथड सीखोगे व्हाट बल्क यूनिट वेट निकालने का। पहला है कोर कटर मेथड, दूसरा है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, और तीसरा है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। लिखो लिखो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन ड्राई यूनिट वेट, in order to determine dry unit weight accurately, in order to determine dry unit weight accurately, in situ, in space situ मतलब साइट पर, in situ bulk unit weight should be determined, in situ bulk unit weight should be determined using the expression below, should be determined using the expression below। ये सिंपल फॉर्मूला लिखिए। तो गामा टी हम फाइंड आउट करेंगे, फिर 1 + W, W निकालना हम सीख चुके हैं, ओवन ड्राइंग मेथड यूज करेंगे तो गामा डी आएगा। तो इनडायरेक्ट तरीके से गामा डी निकाल रहे हैं। देखो फॉलोइंग 3 मेथड्स आर यूज्ड, following 3 methods are used to determine gamma T bulk unit weight. Following 3 methods are used to determine bulk unit weight. बच्चों फर्स्ट मेथड हेडिंग डालिए कोर कटर मेथड, कोर कटर मेथड। पहले 2 पॉइंट लिखेंगे फिर समझेंगे। बच्चों कोर कटर मेथड से आप बल्क यूनिट वेट सिर्फ कोहेसिव सॉइल्स का निकाल सकते हो, उनमें भी वो जो सॉफ्ट हैं। क्यों ऐसा है ये अभी हम सीखेंगे, बट पहले लिखिए दिस मेथड इज यूज्ड फॉर, this method is used for cohesive soils which are soft. This method is used to determine, this method is used for cohesive soils which are soft. इसमें बच्चों क्या होता है, कोर कटर है, इसके अभी एक फिगर में मैं आपको भेजूंगा। मेथड समझ लीजिए बहुत आसान है। जैसे ये कोर कटर है, ठीक है, बोथ साइड ओपन है ये। आपने इसको जहाँ पर बल्क यूनिट वेट निकालना है वहाँ पर उस सॉइल के ऊपर प्लेस कर दिया इसे। तो जिस सॉइल का आपको बल्क यूनिट वेट निकालना है आपने कोर कटर को उसके ऊपर रख दिया।
इसके ऊपर आपने एक ट्रे रखी, इस ट्रे को डॉली बोलते हैं, ये कोर कटर है। अब आपने क्या करा, एक हाइट से हैमर ड्रॉप करा, तो जैसे आपने सॉइल के ऊपर ये रखा, एक हाइट से आपने हैमर ड्रॉप करा, तो ये जो कोर कटर है ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट होगा, ज़मीन के अंदर जाएगा। तो आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ ब्लोज देने हैं, हैमर को ड्रॉप करना है कि मान लीजिए कोर कटर ज़मीन के अंदर चला जाए, काफ़ी थोड़ी सी ही डॉली बाहर रह जाए। अब आप क्या करोगे, जब थोड़ी सी डॉली 15 mm, ये जो थिकनेस है डॉली की 25 mm होती है, जब 15 mm ही बाहर रह जाए सिर्फ, मतलब 10 mm ज़मीन के अंदर चली जाए, अब आप क्या करोगे, टेस्ट को रोकोगे, आसपास खुदाई करोगे और इस कोर कटर को बाहर निकालोगे। अब आप सोचो कि यहाँ पर एक नॉन कोहेसिव सॉइल होता है जैसे ग्रेवल, तो अगर आप ग्रेवल को एक बर्तन में रखो और नीचे से उसको खोल दो, तो बर्तन में से क्या होगा, ग्रेवल बाहर निकल जाएगा। तो कोहेसिव सॉइल की टेस्टिंग इसीलिए इस मेथड पे करते हैं कि जब आप कोर को बाहर निकालते हो वो नीचे से गिरता नहीं है, क्योंकि कोहेजन की वजह से पार्टिकल्स आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर इसमें मैं ग्रेवल रख दूँ, ठीक है, और ये ढक्कन खोल दूँ और ऐसे इसको पलट दूँ, तो सारा ग्रेवल बाहर आ जाएगा, बट क्ले बाहर नहीं आएगा, क्योंकि क्ले आपस में बॉन्ड बना लेता है। तो इसीलिए आप नॉन कोहेसिव सॉइल की टेस्टिंग इस मेथड से नहीं कर सकते। तो वो किस मेथड से करेंगे, वो सैंड रिप्लेसमेंट से करेंगे। दूसरा, सॉइल सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि हार्ड सॉइल अगर होगा, क्ले भी हार्ड हो सकता है, तो जो ये कोर कटर है ज़मीन के अंदर ही नहीं जाएगा अच्छे से, है ना, वो पेनिट्रेशन ही नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले सॉइल कोहेसिव होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। आपने कोर कटर पे डॉली प्लेस करी, एक हाइट से हैमर गिराए इसके ऊपर, ताकि ये ज़मीन के अंदर चला जाए। जब सफिशिएंट डेप्थ पर ये चला जाएगा, तो अब आप टेस्ट रोकोगे, कोर कटर को बाहर निकालोगे। आपने एम्प्टी कोर कटर का वेट निकाल रखा है W1, कोर कटर प्लस सॉइल का वेट है W2। तो अगर मैं आपसे बोलूं वेट ऑफ द सॉइल बताओ, आप बोलोगे W2 माइनस W1। बल्क यूनिट वेट के लिए अब हमें ये और पता करना पड़ेगा कि जो कोर कटर के अंदर वॉल्यूम है, जो कोर कटर के अंदर सॉइल है, उसकी वॉल्यूम कितनी है। ये हम बोलेंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ द सॉइल है उतनी ही होगी जितनी वॉल्यूम ऑफ कोर कटर है। मैं आपसे बोलूँ रूम के अंदर एयर की वॉल्यूम बताइए, आप बोलोगे सर रूम की वॉल्यूम पता कर लेते हैं। रूम की वॉल्यूम आपने बोला कि सर डायमेंशंस पता कर लेते हैं तीनों, इतनी एयर की वॉल्यूम है। तो हम ये बोलेंगे कि कोर कटर के अंदर जितनी सॉइल की वॉल्यूम आएगी उतनी कोर कटर की अपनी वॉल्यूम होनी चाहिए, और कोर कटर की वॉल्यूम होती है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, स्टैंडर्ड वॉल्यूम है ये। सो दिस विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। तो आपको वेट ऑफ द सॉइल पता चल गया, W2 माइनस W1, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल पता चल गया जो कि कोर कटर के वॉल्यूम के इक्वल है। तो बच्चे यहाँ से क्या आ जाएगा, बल्क यूनिट वेट। जब बल्क यूनिट वेट आ जाएगा 1 प्लस W से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, ड्राई यूनिट वेट। बात समझ आई, ये समझ आया कि कैसे, मतलब प्रोसेस समझ में आया। अभी एक फिगर मैं भेजूंगा, एक फिगर है बट हाँ हाँ, कोर बल्क यूनिट वेट निकालने के लिए हाइट, एक हाइट से हैमर गिर रहा है ना इसके ऊपर, करीबन में आप ये कहो 60-70 kgs का हैमर गिरता है इसके ऊपर। तो आपने हो सकता है अपने कॉलेज में किया ना, जबकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ये कोर कटर, तो मतलब सिखाया जाता है क्योंकि सिंपल टेस्ट होते हैं ये, इनमें बहुत ज़्यादा। अब जैसे क्या होता है, ट्राईएक्सियल टेस्ट नहीं कराए जाते हैं, क्योंकि ट्राईएक्सियल जो शेयर स्ट्रेंथ के टेस्ट है ना, बहुत कम कॉलेजेस में कराए जाते हैं, क्योंकि वैसे तो वो आसान होता है जो शेयर बॉक्स टेस्ट है, बट वो भी नहीं कराते। ट्राईएक्सियल तो मैं कह रहा हूँ बहुत, मतलब 10% कॉलेज में होता है पूरे इंडिया में, बट ये टेस्ट क्या है, ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या हो रहा है, एक कोर कटर है, आप एक ऐसा मान लो कि एक जैसे ये मूल्ड है ना, इसी तरीके से होता है वो, ठीक है, बट पैना होता है वो, उसकी बाउंड्री जो होती है, अभी एक फ़ोटो आपको मैं भेजूंगा, बाउंड्री शार्प होती है, जैसे कील होता है ना, कील क्यों ज़मीन में जाती है, जैसे कील वाला प्रोसेस है ना, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस कील आप ये बोल रहे हो कि आप हैमरिंग करके इस तरीके से डाल रहे हो। अब इसको ऐसे कर दो, कील ऐसे जा रही है दीवार के अंदर, अब आप कील को सीधा करो, मान लो कील के अंदर जगह है, तो जब आपने हैमर ड्रॉप करा कील अंदर गई, अब कील के अंदर सॉइल फंस गया। तो यही वाला कंसेप्ट है यहाँ पर,
कि आपके खाली है, इस पर आपने लोड डाला, ये जमीन के अंदर गया, इसमें सॉइल फंस गई है। W1 खाली, मतलब खाली कोर कटर का वेट है, और W2 सॉइल के साथ वेट है, तो W2 माइनस W1 सॉइल का वेट आ गया। अब जैसे वॉल्यूम कितनी है सॉइल की, तभी तो बल्क यूनिट वेट आएगा। वॉल्यूम, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि अच्छा मुझे आप बताओ इस बॉटल में पानी की वॉल्यूम कितनी है, आप बोलोगे सर बॉटल की वॉल्यूम पता कर लेते हैं। लेट्स से ये एंटायरली सिलेंड्रिकल है, ये ना ऊपर वाला पार्ट नहीं, तो आप डायमीटर पता कर लो, ठीक है, पाई डी स्क्वायर इंटू एच कर दो, सिलेंड्रिकल है, वॉल्यूम पता चल जाएगी। हमें पता करना है कि कोर कटर के अंदर कितनी वॉल्यूम है सॉइल की, तो कोर कटर की वॉल्यूम पता कर लो। कोर कटर की स्टैंडर्ड वॉल्यूम होती है, इसको हम खुद बना रहे हैं, तो हमने वॉल्यूम इसकी 1000 सेंटीमीटर क्यूब फिक्स कर रखी है। तो जितनी कोर कटर की वॉल्यूम है, इतनी ही वॉल्यूम इसके अंदर जो सॉइल है उसकी आ सकती है। तो वॉल्यूम पता चल गया, वेट पता चल गया, डिवाइड करा तो बल्क यूनिट वेट आ गया। और बल्क यूनिट वेट निकालना जरूरी नहीं था, जरूरी था ड्राई यूनिट वेट। अब आपने क्या करा, इस सॉइल में से थोड़ा सा सॉइल बाहर निकाला, उसका वाटर कंटेंट फाइंड आउट किया ओवन ड्राइंग मेथड से, तो गामा टी आ गया, 1 प्लस डब्ल्यू से डिवाइड करा, गामा डी आ गया। गामा डी के बेसिस पे आपने डिसाइड करा कि डेंसनेस कितनी है, और सॉइल हमें डेंस है तो बहुत अच्छी बात है, कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो। बात समझ आई बच्चों? लिखो। अच्छा अभी इसमें कुछ लिखा है? मैं आपको एक फिगर भेज रहा हूँ, सिंपल सी फिगर है, उसको बनाने की कोशिश करिए। उसमें कोर कटर की वीडियो बना लीजिए। इवन मैं आपको पिक्नोमीटर की भी फोटो भेज रहा हूँ, वो भी आप देख लो कैसा होता है देखने में। जो पहली फिगर है ग्लास बॉटल, वो पिक्नोमीटर है, और जो दूसरी फिगर है ये कोर कटर है, ठीक है। शार्प एजेस हैं इसके, यही ज़मीन में फिर अंदर जाते हैं। डॉली वो ट्रे है जिसको ऊपर रखा जाता है, और फिर वो रैमर है जो हाइट से ड्रॉप होता है, टकराता है और अंदर जाता है। जैसे कील है ना, ये कील की तरह आप समझ लो, कोर कटर इज लाइक कील जो अंदर से खाली है, और जब ये अंदर जा रही है तो इसमें सॉइल फंस रहा है। समझ आई बात बच्चों? आप बस इसमें क्या करो, इसकी फोटो बना लो कोर कटर की, ये डॉली और रैमर मत बनाओ, कोर कटर की फोटो बना लो बस, कि आपको क्लियर रहेगा। कोर कटर की भैया फिगर बना लीजिए। उसने सिर्फ वो बोला ना कि वो पिक्नोमीटर है, मैं तभी समझ गया था कि कोर कटर की फोटो बनाइए। फिर जो अभी पढ़ा ये लिखेंगे। भाई 1:30 बजे से क्लास है दूसरी? 1:30 से है। तुम्हारा ये रैम कितना है आजकल, ये 16 MB, कि जब पूरी क्लास आंसर दे देती है उसके बाद तुम पूछते हो कि क्या? ये आईफोन के ज़माने में तुम एकदम नोकिया 6600 बनी हुई है। नोकिया 6600 पता है, याद है? मतलब जब हम छोटे थे ना, व्हेन आई वाज इन 12th, 6600 वाज लाइक स्टेटस सिंबल। जिसके पास नोकिया मतलब मेरे पास तो था ही नहीं, बट जिसके पास था, मतलब भाई वो आईफोन से ज़्यादा था उसका रौला। अब तो आईफोन तो हर दूसरे बंदे के पास है, बट 6600 नहीं था। फिर एक उसका एक एंगेज आया था, नोकिया का एंगेज, गेम खेलने वाला, वो ऐसे हॉरिजॉन्टल था। एक कम्युनिकेटर आता था, वो ऐसे खुलता था, ऐसे इस तरीके से, ऐसे ओपन होता था जैसे लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स की तरह, ऐसे कम्युनिकेटर। वो वाले वैसे उतना फ़ोन ठीक था, ये तो इतना कुछ कर दिया फ़ोन में।
लिखिए, देखो कोर कटर इज प्लेस्ड core cutter is placed at the surface of the soil. Core cutter is placed at the surface of the soil whose gamma T is to be found. Whose gamma T is to be found. Full stop. लिखो सरफेस इज ऑल्सो मेड क्लियर. सरफेस को आप साफ करोगे, उस पर ये वेजिटेशन ये सब नहीं होना चाहिए. सरफेस इज मेड क्लियर ऑफ द वेजिटेशन एंड अदर इम्प्योरिटीज. सरफेस इज मेड क्लियर ऑफ द वेजिटेशन, जैसे घास फूस है या कुछ और वहाँ पे गंदगी, वो हटानी है आपको. Surface is made clear of the vegetation and other impurities. Full stop. देखो, a dolly is placed on the core cutter. A dolly is placed on the core cutter on which a rammer is allowed to fall. On which a rammer is allowed to fall. Due to which core cutter penetrates. Due to which core cutter penetrates into the ground. Full stop. लिखो, when core cutter is at sufficient depth, when core cutter is at sufficient depth, it is taken out and weighed. WEIGHED. It is taken out and weighed. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, let W1 be the weight of empty core cutter. Let W1 be the weight of empty core cutter. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, W2 is the weight of core cutter with soil. W2 is the weight of core cutter with soil. नेक्स्ट लिखिए, let V be the volume of core cutter. Let V be the volume of core cutter which is equal to the volume of soil in it. Let V be the volume of the core cutter which is equal to the volume of soil in it. Full stop. इसी में लिखिए, the volume of core cutter is 1000 centimeter cube. The volume of core cutter is 1000 centimeter cube. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, so ऐसे लिखो, गामा टी is W2 minus W1 divided by volume of core cutter. So W2 minus W1 by 1000. बाकी सब डेटा ग्राम में रखे, जो कि ये सेंटीमीटर क्यूब में, तभी फिर आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब.
तुम्हारी मॉर्निंग कौन सी क्लास थी आज? एस्टिमेट कल भी है? मतलब आज बताया होगा ना सर ने, खत्म हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ? नहीं हुआ ना अभी? एक हेडिंग डालो, पढ़ेंगे इसे कल ही, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, हेडिंग डाल लो ये। कल इसका एक मेजर पार्ट खत्म कर देंगे। कल सैंड रिप्लेसमेंट, वाटर डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ सीव एनालिसिस खत्म कर देंगे। मतलब कल के टॉपिक पढ़ने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। चलो बच्चों, कोई डाउट है आज की क्लास में तो पूछो, क्वेश्चंस करते रहिए वहाँ के। देखो एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप